सरल भारत की सार्थक प्रशासनिक वार्ता में आज फिर एक बार आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ सागर कलेक्टर श्री दीपक सिंह जी मौजूद हैं। जैसा कि सर का नाम है दीपक, और दीपक का काम है प्रकाशवान करना, अपने आसपास के अंधेरे को खत्म करना। उसी सीरीज में इस सेशन को हम एक सार्थक सेशन बनाएंगे। उसके पहले हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर का। सर, आपका सरल भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार। जी सर। सर, ये प्रोग्राम अधिकतर यूपीएससी एस्पिरेंट तक जाता है और पूरे देश में जाता है। तो सबसे पहले सर, मैं आपकी यूपीएससी की जो तैयारी थी, प्रिपरेशन थी, उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। सर, पहली बार यूपीएससी और कलेक्ट्री का जो बीज रहता है, आपके दिमाग में कब अंकुरित हुआ था? देखिए, बचपन में तो हमारी जो प्राथमिकता रहती है वो ये रहती है कि अच्छा खाओ, अच्छा खेलो, खूब सो और अच्छी पढ़ाई करो। लेकिन कॉलेज में आने के बाद जब आप अपना एक रोल मॉडल बनाते हैं और आप ये सोचना शुरू करते हैं कि अब हमें क्या करना है, तब ये विचार आया कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए और उसकी तैयारी की और फिर एग्ज़ाम पास करके इस सेवा में आ पाया। जी सर, आपने रोल मॉडल की चर्चा की। आपके रोल मॉडल कौन थे? अब मैं जिस शहर में रहता था वहाँ के जो भी कलेक्टर थे वही रोल मॉडल थे और ऐसा लगता था कि कलेक्टर रहते हुए आप काफ़ी कुछ ऐसे काम कर पाएंगे जो जनहित के भी होंगे और इसके साथ ही वो एक ऐसा लीडर होता है समाज का जो अपने कामों से, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि कैसे हमको बेहतर काम करना चाहिए अपने समाज के लिए और अपने लिए। सर, तैयारी के दौरान हर किसी के जीवन में एक डिमोटिवेशन आता है, कई उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। आप सर जब तैयारी कर रहे थे, कोई एक ऐसा वाक्य साझा कीजिए सर, जब आप डिमोटिवेट हो गए हों, आपको लगा हो कि नहीं अब तो चीजें खत्म हैं, ऐसा कुछ हुआ हो आपके जीवन में कभी सर? देखिए, मैं शुरू से एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा और बहुत सारे ऐसे गेम्स होते थे कि जब आप जीत जाते थे और कई बार आप हार भी जाते थे। तो मैंने हमेशा अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे करियर में हर चीज़ को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ही ली है और अगर कहीं पर असफल हुए या जीत नहीं पाए तो यही रहता था कि शायद हमको और बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है और ऐसे डीमोटिवेशन या डीमोटिवेटेड जैसी कोई चीज़ कभी रही नहीं मेरे साथ। जी सर, आपने स्पोर्ट्स की चर्चा की। आपकी हॉबीज क्या थी सर? कौन सा स्पोर्ट्स आप सबसे ज्यादा खेलते थे? स्कूल कॉलेज के ज़माने में तो कोई भी ऐसा खेल रहता नहीं था कि जो नहीं खेला हो, फिर भी ज़्यादातर जो रैकेट गेम। तकनीकी समस्या आई थी बीच में। सर, फिर उसके बाद सर जब आपका सिलेक्शन हुआ, अब बात करते हैं सर आपकी नौकरी पेशा जीवन की सर। तो सबसे ज्यादा सर आपने किस मोमेंट को एंजॉय किया? जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपको मालूम चलता है आप सिलेक्टेड हो गए, उस दौरान सर आप क्या महसूस किए थे? आप अपना प्रश्न रिपीट करेंगे क्या? जी सर। सर, जब आपका सिलेक्शन होता है, उस दौरान सर जब आपको ये न्यूज मिली थी कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं, तब सर आपका क्या अनुभव रहा था? क्या फीलिंग्स रही थी? किसी भी एग्ज़ाम को पास करना, कोई भी मैच जीतना तो आपको खुशी देता है और नेचुरली मैं बहुत खुश था। हमारे पेरेंट्स, हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त और जो लोग हमारे साथ तैयारी करते थे, सभी खुश थे और नेचुरली ऐसा लग रहा था कि जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उसमें सफल हुए और काफ़ी खुशी की बात थी कि आपने जो सोचा था कि इस फील्ड में जाना है या इसको करियर बनाना है, उसमें आप सेलेक्ट हो पाए। सर, आप पर्यावरण को लेकर बहुत सजग रहते हैं। लगातार सागर में और जगह आपके द्वारा वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। सर, पर्यावरण में जागरूकता को लेकर सर आपके द्वारा और क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और आपकी क्या सोच है सर इस बात को लेकर, इस विषय पर लेकर? सागर में अभी हमने एक तो स्मार्ट सिटी सागर के माध्यम से ये निर्णय लिया है कि सागर शहर के जो 48 वार्ड्स हैं, सभी जगह हम एक पार्क बना रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा पार्क है वो अम्बेडकर पार्क होगा जो लगभग 8 एकड़ में होगा
और इसी तरह से जिस भी वार्ड में जितनी भूमि उपलब्ध हो रही है हम प्लांट्स उसमें लगा रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट भी डेवलप कर रहे हैं और सागर शहर के साथ-साथ पूरे जिले में हमने प्लांटेशन का काफ़ी सघन अभियान चला रखा है और अभी तक जो विभिन्न विभाग हैं जैसे फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिकाएँ, इनके माध्यम से हम 15 लाख से अधिक पौधों का रोपण इस वर्ष अभी तक कर चुके हैं और ये कार्य हमारा जारी है और हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि बुंदेलखंड जो कि सामान्य तौर पे इस रूप में पहले पहचाना जाता था कि वहाँ पर काफ़ी सूखा रहता है या पानी की कमी रहती है। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि हम सागर को एक हरे-भरे जिले के रूप में बदल सकें। सर, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को लेकर सर आपने केसली, मालथौन, खुरई आदि जगह जो दुग्ध उत्पादन से जोड़ा है करीब 10,000 महिलाओं को, वो सर क्या कुछ प्रोग्राम था, क्या कुछ प्रोसेस है बताइए सर? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का काम चल रहा है, उसमें महिलाओं के स्व-सहायता समूह गठित किए जाते हैं और समूह गठित होने के बाद उनका बैंक में अकाउंट खोला जाता है, उनको बचत शुरू कराई जाती है और उनको फाइनेंशियल एक्टिविटी से जोड़ा जाता है। इसके तहत हमने विशेष रूप से देवरी, केसली, खुरई और मालथौन के क्षेत्र में महिलाओं के जो समूह हैं, उनके द्वारा दुग्ध उत्पादन, उसके बाद दुग्ध का उसका दूध का पूरा कलेक्शन और फिर उसकी प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग का पूरा एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप हुआ है और ये बहुत खुशी की बात है कि उन महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा एक अपना ब्रांड नेम देवश्री भी विकसित कर लिया गया है और वो देवश्री ब्रांड नेम से दूध और दूध से बने हुए उत्पादों का मार्केटिंग कर रहे हैं और ये पूरा समूह, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सागर जिले के बाहर भी अपने ब्रांड से अपने दूध और दूध से बने हुए उत्पाद का विक्रय कर पाएंगे। सर, सागर के आसपास लगभग 500 एकड़ जमीन आपने सर आदिवासी समाज को जो बिल्कुल बंजर भूमि थी, उसको उपजाऊ करके दिया, करीब 200 परिवारों को बसाया है। वो क्या प्रोग्राम था सर और वो कैसे किया आपने? शासन का एक कानून बना था जिसमें कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोग जो काफ़ी लंबे समय से किसी ज़मीन पर काबिज़ थे, उसके पट्टे दिए गए थे। हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो कि इस तरह की वन भूमि में काफ़ी वर्षों से 1980 से पहले से काबिज़ थे। उनको पट्टे दिए गए और इसके बाद फिर उन भूमियों की पहचान की गई जो अपेक्षाकृत उपजाऊ नहीं थी या पथरीली थी या जिसमें कुछ काम करने की ज़रूरत थी। उनको महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत उनको लैंड डेवलपमेंट की स्वीकृति दी गई और उस ज़मीन में बेहतर कृषि हो सके, इसके लिए उनको लैंड डेवलपमेंट के साथ-साथ पानी की सुविधाएँ भी कपिलधारा कूप के माध्यम से या खेत तालाब के माध्यम से दी गई और फिर हमने वहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भेजा और उनसे बात करके वो जो भी उपज लेने चाहते थे, उसके बेहतर बीज और खाद इत्यादि उनको उपलब्ध कराया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है, लगभग 200 किसान इस साल जो कि मजदूरी पर आधारित थे, वो अब कृषि आधारित जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं और इससे निश्चित रूप से ये जो 200 गरीब परिवार थे, वो अब बेहतर आर्थिक स्थिति में पहुंच पाएंगे। सर, ये सागर के लिए बहुत खुशी की बात है। जाने-माने क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जी ने लिखा है सागर की स्मार्ट सिटी की जो पहल है और जो क्रिकेट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर सागर में माहौल बनाया जा रहा है, उसकी तारीफ की है। उस पे सर आप क्या कहेंगे? आपकी जानकारी में है क्या सर ये? जी, बिल्कुल। सागर शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम अभी 3 प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट तो है हमारा जो कि खेल विभाग का एक यहाँ पर खेल परिसर है। उसमें हम हॉकी का एक्स्ट्रा टर्फ स्टेडियम बना रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड का होगा। इसके साथ ही हम एक वहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक डेवलप कर रहे हैं, जो ट्रैक एंड फील्ड के सभी इवेंट्स आयोजित करने में सक्षम होगा। वहाँ पर लॉन टेनिस का भी हम सिंथेटिक कोर्ट बना रहे हैं। इसके साथ ही एक दूसरा स्टेडियम हम बना रहे हैं जो कि क्रिकेट का एक स्टेडियम होगा और उससे लगी हुई एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं जिसमें कि तमाम तरह के इंडोर गेम्स हैं, जिसमें कि स्क्वैश है, बास्केट बॉक्सिंग है, कुश्ती है, कबड्डी है
और इसके साथ ही प्लेयर्स को जब इंजरी हो जाती है तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उसकी भी उपलब्धता हम करा रहे हैं, और वहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम्नेजियम इत्यादि की भी व्यवस्थाएं रहेंगी। तीसरा काम जो हम कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सागर शहर के सभी 48 वार्ड्स में हम लोगों ने पार्क बनाने का निर्णय लिया है, जहाँ पर कि प्लांटेशन होगा। पार्क के साथ हम वहाँ पर खेल सुविधाएं भी विकसित कर रहे हैं। खेल सुविधा विकसित करने के लिए हमने एक इस तरह की एजेंसी लगाई हुई है जो वहाँ के रहवासियों से, वहाँ के बच्चों से बात करती है, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के बच्चे किन खेलों को खेलना पसंद करते हैं, या उन बच्चों में जो नेचुरल स्किल है वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए बेहतर है, और उन वार्ड्स में हम उन्हीं खेलों को विकसित कर रहे हैं, जिसमें कि रोलर स्केट्स भी है, कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, बैडमिंटन है, इस तरह के अलग अलग, हॉकी भी है, फुटबॉल है। तो हर वार्ड में हम अलग तरीके के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, और ये पूरा इस आधार पर किया जा रहा है कि वहाँ के बच्चों की आवश्यकता क्या है और उनकी रुचि क्या है। इसके साथ ही हमने काफ़ी बच्चों के फिजिकल और अन्य टेस्ट भी किए हैं, जिससे हम ये समझ सकें कि वो बेहतर खेल सकें। उसके लिए हमें उनको और क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो इस कार्य की, स्मार्ट सिटी सागर की कार्य की जानकारी वीरेंद्र सहवाग जी को हुई, और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सागर स्मार्ट सिटी के इस कार्य की सराहना की है। इसके लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 2 हम बड़े स्टेडियम बना रहे हैं, और सभी 48 वार्ड में जो हम पार्क और खेल मैदान विकसित कर रहे हैं, ये काम जब भी पूरे होंगे तो सागर के जो खेल प्रेमी हैं, जो खिलाड़ी हैं, इनको बेहतर माहौल, बेहतर सुविधाएं तो प्राप्त होंगी ही। और हम वीरेंद्र सहवाग जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो सागर आएं और यहाँ के खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करें। बिल्कुल सर, ये वीडियो उन तक जाएगा, ये मैसेज भी उन तक जाएगा, आपका इनविटेशन भी जाएगा। सर बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकृति प्रेमी, आपने खेल प्रेमी की चर्चा की, प्रकृति प्रेमी पंडित महेश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। सर वो कह रहे हैं कि सर आपका जो कविताओं के प्रति बहुत रुझान है, लगाव है, आप थोड़े से साहित्यिक भी हैं, तो थोड़ा सा सर इस पक्ष पे भी बात हो जाए। आप किन कवि को, किन लेखकों को पढ़ते हैं? क्या साहित्य में क्या पढ़ना पसंद करते हैं आप? देखिए, ये पढ़ने लिखने वाला काम तो जो है इस समय बड़ा मुश्किल हो गया है। पिछले 1.5 साल से जो कोरोना काल चल रहा है, और दूसरे भी जो शासकीय कार्य रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी बेहतर किताबें आती हैं उनको हम पढ़ सकें। और एक आदत शुरू से है कि किसी भी समय कोई ना कोई एक किताब मैं पढ़ता रहता हूँ। तो उन्हीं किताबों में कभी-कभी इतनी अच्छी चीज़ें भी हमको मिल जाती हैं कि उनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो सोशल मीडिया के मित्र हैं उनको शेयर कर पाएँ। तो ये प्रयास रहता है, और पढ़ना तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा शौक है, ऐसा चस्का है कि अगर एक बार लग जाए तो वो छोड़ना मुश्किल होता है। और जो भी अच्छी किताबें हैं उनको प्रयास रहता है कि एक बार पढ़ पाऊँ। सर नशा मुक्ति को लेकर जो आज युवा हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सागर को हम कैसे नशा मुक्त बना सकते हैं सर? क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? नशे के बारे में मुख्य रूप से जो तम्बाकू और तम्बाकू के जो उत्पाद हैं उससे होने वाली जो बीमारियां हैं, विशेष रूप से कैंसर इत्यादि, कैंसर, टीबी, तो उसको लेके सागर जिले में काफी काम हुआ है। और मैं समझता हूँ सागर जिले के सभी शासकीय कार्यालय, सभी सार्वजनिक भवन स्मोकिंग फ्री जोन के रूप में विकसित हो गए हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान नहीं करे, और इसके लिए फाइन की भी व्यवस्था की गई है। सागर जिले में सतत हम इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि नशा मुक्त सागर बने, और इसमें पुलिस के द्वारा भी कई बहुत ही बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, और जो भी इस तरह के नशे का अवैध व्यापार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि अवैध व्यापार नहीं हो और सार्वजनिक स्थान पे किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं हो। सर जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जाती हैं किसी भी तरीके की, किसी भी चीज को लेकर, उस पे सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जो कुछ बताया जा रहा है, उसमें क्या सच है और क्या झूठ है, इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग जानबूझकर या अनजाने में इस तरह के मैसेजेस और इस तरह की चीज़ें पोस्ट कर देते हैं, जिसकी सत्यता के बारे में उनको ना तो पता होता है और ना ही वो उसको वेरीफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया का जो मैटर है, उसकी सत्यता जाँचे बिना उस पर विश्वास करना बहुत ही गलत बात है। तो मैं युवाओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया की एक अपनी अच्छाई भी है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियाँ भी हैं, बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया या किसी भी साधन का हम उपयोग करें और उसके दुरुपयोग करने से भी बचें और हम उसके कारण हमारा दुरुपयोग ना हो जाए, हम ये भी देखें। बिल्कुल सर। सर रोज़गार को लेकर युवा स्पेशली जो अध्ययनरत युवा है, वो बहुत व्याकुल है, बेचैन है। सागर में कुछ लगातार कार्य किए भी जा रहे हैं। सर आप बताइए सागर में रोज़गार के लिए युवाओं को कौन-कौन से अवसर हैं, वो क्या करेगी? कोई संदेश युवाओं को? रोज़गार के लिए हमने सागर ज़िले में अभी 2021 में करीब 4 रोज़गार मेले हमने आयोजित किए थे। अभी कल ही हमने एक रोज़गार मेला आयोजित किया था जिसमें करीब 1500 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उसमें लगभग 500 युवाओं को रोज़गार मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं। अभी कोरोना काल में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ का काम थोड़ा कम हुआ है। रोज़गार मिलना भी एक चुनौती हुआ है। तो मैं युवाओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आपको सतत प्रयास करते रहना है। शासन की बहुत सारी योजनाएँ हैं जो रोज़गार या स्वरोज़गार के लिए बनाई गई हैं। आप उनका लाभ लीजिए और काम करना तो बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो क्योंकि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप प्रोडक्टिव काम करते हैं, वो कहीं न कहीं आपके देश के लिए वो महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परिवार, आपके समाज, आपके शहर के लिए महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आपको कुछ न कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। सर अब थोड़ा हेल्थ सेक्टर पे आते हैं। पहली वेव देखी हमने, दूसरी वेव देखी। स्पेशली दूसरी वेव में बहुत प्रभावित हुए। सर तीसरी वेव को लेकर हमारी क्या कुछ तैयारियां हैं और अब हम कैसे उसका सामना करते हैं? ईश्वर से दुआ है कि एक तो आए ही ना और सर अगर आती है तो सागर की क्या तैयारियां हैं? कोरोना महामारी से बचने के लिए जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वैक्सीनेशन का, मैं बताना चाहूँगा कि सागर की जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, उसका करीब 50% वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। तो मैं सागर जिले के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वैक्सीन का जब भी उनका नंबर आए, वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके वैक्सीन अपना ज़रूर लगाएँ। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, वो है मास्क का उपयोग। तो मैं इसमें अनुरोध करना चाहूँगा सागर जिले के निवासियों से कि वो यथासंभव भीड़ में जाने से बचें। यदि बहुत ज़रूरी हो बाहर जाना, जो लोग काम के लिए जाते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो मास्क का उपयोग ज़रूर करें जब भी बाहर निकलें। मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जो भीड़-भाड़ वाले आयोजन होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, उसमें हमको जाने से बचना चाहिए। पहले तो इस तरह के कार्यक्रम हो ही नहीं और अगर होते हैं तो हम वहाँ पर ना जाएँ, ये हमको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही जो जैसा कहा जा रहा है तीसरी लहर की बात हो रही है, उसके लिए हमारी स्वास्थ्य विभाग की भी तैयारी काफ़ी बेहतर है। बीएमसी में भी आईसीयू वार्ड बढ़ाए गए हैं, बच्चों का आईसीयू भी बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शासन ने ऑक्सीजन का एक प्लांट स्थापित कर दिया है। हमने वहाँ पर नए आईसीयू, बच्चों का आईसीयू भी डेवलप करने का काम चल रहा है, जो हम अगस्त में कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही खुरई अस्पताल में भी हमारा एक ऑक्सीजन का प्लांट एस्टैब्लिश हो रहा है, जो अगस्त में संचालित हो जाएगा। बीना में हमने एक कोविड केयर सेंटर 200 बिस्तर का बनाया है, जिसमें कि ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई होती है। इसके साथ ही बीना रिफाइनरी बीपीसीएल के साथ मध्य प्रदेश शासन वहाँ पर बीना में एक ऑक्सीजन सिलेंडर का एक रिफिलिंग प्लांट भी स्थापित कर रहा है, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगा। हमने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रखी है। इसके साथ ही डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी आवश्यक संसाधन, दवाइयाँ, इंस्ट्रूमेंट इत्यादि हैं,
इनकी व्यवस्था है, तैयारी है। अगर हमें कभी किसी मरीज को भर्ती करके इलाज करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं। सर मैंने सुना है आप जहाँ भी जाते हैं एक कॉन्सेप्ट है कॉपी टेबल बुक, वो क्या है सर? उसके बारे में आप जहाँ भी जाते हैं पूरा डेटा कलेक्ट करवाते हैं सागर के लोगों को जानकारी के लिए, तो सर उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। अब एक ये संयोग है कि मेरे पहले जो 2 ज़िले थे बुरहानपुर और धार, तो बुरहानपुर भी ऐतिहासिक इमारतों के लिए काफ़ी फ़ेमस है। आपको तो पता ही होगा कि जी, शाहजहाँ ने वहाँ काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया और मुमताज़ की मौत भी बुरहानपुर में हुई थी। बाद जी, में जी। उन्होंने निर्णय लिया कि ताजमहल आगरा में बनेगा और फिर वो मुमताज़ के मृत्यु के 6 महीने बाद वो उसकी कब्र को आगरा लेके गए थे। दूसरा जिला मेरा धार था जो कि राजा भोज की नगरी है और मांडू में वहाँ पर कई मध्ययुगीन भारत के बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें हैं, जहाज महल है और भी बहुत सारी इमारतें हैं। तो ये दोनों ही ज़िले में मुझे ऐसा अवसर मिला कि वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों और वहाँ के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करके कॉफ़ी टेबल बुक बनाई जाए। सागर में तो बहुत ही ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं जी, जी। और काफ़ी कुछ यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है और विगत दिनों में एक इस तरह के किताब के विमोचन के अवसर पर गया था और वहाँ पर बहुत सारे साहित्यकारों से मेरी चर्चा हुई, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ पर अधिकारी हैं, उनसे भी बात हुई है। सागर में भी बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं। यहाँ तो जो आदि मानव के जो रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो इस विषय पे अभी बातचीत शुरू हुई है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम सागर के लिए भी एक कॉफ़ी टेबल बुक प्रकाशित करेंगे, जिसमें सागर जिले की जो धरोहर हैं, सागर जिले के जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उनका समावेश इस किताब में होगा। जी सर, बहुत ये तो सर एक इनोवेटिव आइडिया है आपका और अच्छा है आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये करते हैं। सर हम इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं सर, कुछ आखिरी क्वेश्चन्स हैं। सर मतलब आप इतना एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत सारे दर्शक आपके बारे में लिख रहे हैं सर आपकी एनर्जी कहाँ से, एनर्जी का सोर्स क्या है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो कुछ सर अपने सीक्रेट शेयर करिए, आप इतना एनर्जेटिक दिन भर इतना सारा काम, प्रशासनिक लोड, शासनिक चीज़ें और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं आप एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर? अब ये प्रश्न थोड़ा कठिन है लेकिन मैं एक कोशिश करता हूँ एक अनुशासित दिनचर्या रहे और एक बहुत पुरानी कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सुबह जल्दी उठना एक ऐसा मंत्र है जो आपको एनर्जेटिक रखता है। तो उस मंत्र का पालन मैं भी करता हूँ। जी सर। अंतिम प्रश्न सर, जो सभी युवा, जो दर्शक और कुछ सर पढ़ने वाले विद्यार्थी अधिकतर हैं, यूपीएससी सिविल सर्वेंट भी बहुत सारे, उनको सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और पूरे सागर जिला को? अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये इंटरनेट और सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक जो भी इस तरह के टीवी या दूसरे साधन हैं, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और मुझे लगता है वो समय जो हम उसमें व्यतीत करते हैं, वो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा लाभदायक होता नहीं है और उसमें इतनी ज़्यादा सूचनाओं का संप्रेषण है कि 90% सूचनाएँ हमारे किसी उपयोग की नहीं रहती हैं। और उसके कारण जो क्वालिटी टाइम हमको अपने शरीर के लिए या अपने काम के लिए देना चाहिए, शायद हम नहीं दे पाते। तो मैं जो भी युवा हैं या जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस विषय में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और क्वालिटी टाइम हम अपने शरीर के लिए, अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए या हमने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तैयारी में अगर लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी। सर इतना विशेष कीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर सरल भारत से जुड़ने के लिए।